हेलो हेलो हेलो। शैल वी स्टार्ट फॉर द डे। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। अरे रिस्पॉन्स। आज हम चालू करेंगे पहला चैप्टर विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लिखिए, सबने नई नोटबुक लाई है? किसने नहीं लाई है? विश्वजीत ने। देखो, गुड। कल जो भी कुछ हमने किया था, पेपर पैटर्न, वो सब क्या आपने लिखा आपके नए नोटबुक में? नहीं लिखा होगा तो लीव वन और टू पेजेस और फिर ये नया चैप्टर का नाम लिखिए। स्वानंद एंड ग्रुप तीनों आगे आ जाइए। नमस्ते नम्रता। ओके, ये जो स्पेलिंग है प्रिंसिपल का, और एक स्पेलिंग होता है प्रिंसिपल का, कौन सा वाला? PAL वाला। वो कौन सा प्रिंसिपल है और ये कौन सा प्रिंसिपल है? वो स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल है। एंड दिस गाइडलाइंस। रूल्स और गाइडलाइंस में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड गाइडलाइंस? क्या होगा? गाइडलाइन रूल में से फॉलो करते हैं, तो रूल कहां से फॉलो करते हैं? यस, बराबर। ICAI ने अगर कोई नोटिफिकेशन दिया, इज दैट अ रूल और इज दैट अ गाइडलाइन? गाइडलाइन मतलब क्या आपको मैंडेटरी है कि वो फॉलो करना है? स्पेसिफिक प्रोविजंस यू हैव टू फॉलो डेफिनेटली, बट अगर नोटिफिकेशन में कुछ दिया होगा तो वो गाइडलाइन होती है एंड नॉट अ रूल। रूल जब होगा आपको वो मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, रूल्स और ऑब्लिगेशंस में क्या डिफरेंस है? रूल्स और ऑब्लिगेशंस में क्या डिफरेंस है? यस, यू शुड अलॉन्ग विथ एवरी राइट आपको मिलता है ऑब्लिगेशन। मतलब एवरी राइट हैज एन ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है? राइट का तो मतलब पता है क्या है? राइट मतलब हक। हक के पीछे आपको क्या मिलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है उसे क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेशन? कोई प्रॉब्लम है उसमें? राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट। क्या हमने कल देखा व्हाट इज मैनेजमेंट? इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? कल हमने ये देखा था। कौन बता सकता है? वेयर इज प्रेरणा? नॉट देयर। स्वानंद बोलिए, मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? राज, यस। मुझे टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं चाहिए, आपको जो लगता है व्हाट इज मैनेजमेंट वो चाहिए। यस, क्या नाम है आपका? आप ही, ब्लैक शर्ट। हाँ, आप हाँ। दिग्विजय। दिग्विजय, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अरे कल हमने किया ना। हाँ, राइट। कल हमने 3 डिफरेंसेस देखे थे। बिजनेसमैन कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंड प्रोफेशनल कौन होता है? भूल गए क्या? याद है ना? मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, बट आपको कैटेगराइज करता आना चाहिए। ओके, मैनेजमेंट डेफिनेशन देखिए। मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रैटेजिक गोल्स in accordance with the vision and mission of the organization and helps to make decisions on how the overall organization will operate. Strategic का मतलब क्या है? With a plan.
आपके पास गोल है, क्या गोल है आपका कि आपको सीए बनना है, पर अगर आपके पास प्लान होगा दैट विल बी नोन एज स्ट्रैटेजिक गोल और स्ट्रैटेजिक प्लान, राइट? क्या स्ट्रैटेजिक का मतलब समझे आप? विजन एंड मिशन, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स। क्या कोई बता सकता है विजन और मिशन में क्या डिफरेंस है? विजन मीन्स टूवर्ड्स, हाँ हाँ, और मिशन मतलब गोल जो अचीव करना है वो है मिशन। ओके, आप सुनिए, विजन का मतलब है आपको सीए बनना है, दैट इज योर गोल। विजन का मतलब क्या है? क्या है? गोल, ध्येय। तुमचा ध्येय काय आहे, राइट? विजन आपका गोल है और किस प्रकार से आप उसको अचीव करेंगे दैट इज योर मिशन। हैव यू डन कंपनीज एक्ट? कभी सुना है कंपनीज एक्ट? आपके 12th के इसमें है, राइट? वहां पे एमओए और एओए होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इसमें से विजन स्टेटमेंट कौन सा है और मिशन स्टेटमेंट कौन सा है? विजन, मैंने आपको बोला विजन का मतलब क्या है? गोल्स, राइट? एमओए क्या है हमारा? विजन स्टेटमेंट। व्हाई इज इट अ विजन स्टेटमेंट? क्योंकि वहां पे आपका नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, बिजनेस क्लॉज, जो कुछ भी आप करने वाले हैं, कैपिटल क्लॉज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड, इसलिए वो हो गया हमारा विजन स्टेटमेंट। और मिशन स्टेटमेंट मतलब क्या? हमारा एओए। एओए में लिखा होता है कि ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब डिवाइडेड होता है। किस लिए? बिकॉज यू वॉन्ट टू रीच योर अल्टीमेट गोल। समझे? ये लिखना है विजन डैश, ये मतलब ये नहीं है जो मैं बोल रही हूं, विजन डैश गोल। गोल मतलब जीओएल वाला गोल नहीं, गोल मतलब जीओएल वाला गोल। लिखा विजन डैश गोल डैश एमओए। यस खुशी, vision sets the goal, correct? Are we done with this? Next line, write down mission dash steps to reach the goal. Steps to reach the goal dash AOA. Okay? वापस हम देखेंगे, मैनेजमेंट सेट्स स्ट्रैटेजिक गोल्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम है? गोल तो सेट करना है पर प्लान रेडी होना चाहिए, दैट इज स्ट्रैटेजिक गोल्स इन अकॉर्डेंस विद द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विजन का क्या, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है और वहां कैसे मैं अचीव कर पाऊंगी, वो सारा विजन एंड मिशन स्टेटमेंट में लिखा होता है। एंड हेल्प्स टू मेक डिसीजंस ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। मतलब हमारे मिशन में हम क्या लिखेंगे कि आप क्या काम करोगी, आप क्या काम करोगी, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या रूल्स फॉलो करेगा, और ये सारा जो चीज है, जो डिसीजंस है, वो किसके बेसिस पे होगी? मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजिक गोल के बेसिस पे होगी। कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तो अभी पूछना है। ओके, यस। एमओए, एमओए है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स है कोई कंपनी के लिए। लिखो अगर आपको पता नहीं है तो। एमओए एओए क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक कंपनी के लिए। कंपनी कौन से टाइप की हो सकती है? पब्लिक, प्राइवेट, 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या है? हाँ, या बट 1% कंपनी का मतलब क्या है? 1%, वो तो सोल प्रोप्राइटर भी होता है। ओनली 1%, सोल प्रोप्राइटर एक ही होता है। हाँ, कहां रजिस्टर करनी है कंपनी? कंपनीज तो एक्ट उनको लागू होता है कहां? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लिखो फुल फॉर्म MCA डैश।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई वर्ड नहीं समझा है? आपको एक ध्यान में रखना है दैट आप जब भी टेक्स्ट बुक पढ़े या कोई भी बुक पढ़े, आपको हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐसे सीधे आते नहीं है ना, घुमा के आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यू नो द आंसर बट आपको क्वेश्चन ही रेलिवेंट नहीं लगता या रिलेटेबल नहीं लगता, इसलिए आप कुछ भी लिख के आते हो। दैट इज वाई आपको हर एक शब्द जो अभी दिखाया जाएगा, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इवन वन वर्ड, आपको मुझे पूछना है, राइट? ये क्या हम एक साथ बोल सकते हैं इसको? बिकॉज ये डेफिनेशन हमें हर आंसर में लिखना है। बोलिए जोर से। वापस एक बार जोर से। वापस बोलिए। अर्धे शब्द विसर लेना। जो मैंने अंडरलाइन किया है, आपको एग्जैक्टली वही शब्द आपके आंसर्स में अंडरलाइन करने हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों में से आपको पता चलेगा कि डेफिनेशन क्या है या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैन वी राइट दिस डेफिनेशन डाउन विदाउट लुकिंग? ट्राई इट, मत देखिए, लिखिए। मैनेजमेंट सेट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स in accordance with the vision and mission of the organization and helps to make decisions on how the overall organization will operate. MOA, AOA ये नहीं लिखना है। MOA, AOA क्या है? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है। It sets the strategic goals according to the vision and mission and helps to make decisions. ये पूरे लाइन में से आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है: स्ट्रेटेजिक गोल्स, विजन एंड मिशन, मेक डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक गोल्स, विजन एंड मिशन, मेक डिसीजंस। ये जो लड़कियों वाली टीम है, ये आज होने वाली है मैनेजर्स। यू ऑल आर मैनेजर्स। और आप कौन है? एम्प्लॉइज। आपके कंपनी का नाम सोचिए। मुझे कोकी नेम चाहिए, कंपनी का नाम आपके गर्ल्स के। बताइए, टेल मी अ नेम ऑफ योर कंपनी। अरे मैनेजर्स बताइए, आपके कंपनी का नाम क्या होगा? हाँ, ईगल। ईगल ना? हाँ, ईगल कॉर्पोरेशन। तो आपकी कंपनी नहीं है, आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई वांट अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, ऐसे कोई नाम दो। तो ईगल ओपीसी या ईगल प्राइवेट लिमिटेड? विच? ईगल प्राइवेट लिमिटेड। यू आर द एम्प्लॉइज ऑफ ईगल प्राइवेट लिमिटेड। कितने इनके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? ये प्राइवेट लिमिटेड है, कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 50, 200। कितने हो सकते हैं? 200। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2। ओके, डन। सेकेंड इज मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। क्या हमें ये क्लासरूम में भी मैनेजमेंट लगने वाली है? क्या हमें घर में भी मैनेजमेंट लगने वाली है? क्या आपके इंडिविजुअल लाइफ में भी मैनेजमेंट लगने वाला है? शेड्यूल बनाने के लिए कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, और टाइम बचा तो पढ़ना है, राइट? सो यू प्लान योर एंटायर डे अकॉर्डिंग टू दैट। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। प्लीज लिखिए।
मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। कौन मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बता सकता है? हाँ, लैंड, लेबर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस। क्यों सैलरी नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती लेबर को सैलरी। क्यों? वेजेस ही मिलेंगे। एम्प्लॉइज है, पर एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है या वेजेस मिलता है, या दोनों मिल सकता है? सैलरी मिल सकती है। तो आपने तो अभी बोला कि सिर्फ वेजेस मिलेंगे। वॉट लेबर आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? कौन सा लेबर है ये? जो फैक्ट्री में काम करता है वो वाला लेबर है, राइट? दैट इज वाई वेजेस। इफ इट इज इन द ऑफिस दैट विल बी सैलरी। कैपिटल, व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न? इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है क्या बिजनेस में? ऑफ कोर्स। आर वी डन विद दिस? Factors of production are land, labor, capital, and entrepreneur. In order to make all the other factors operate in harmony, entrepreneurship is required. मेरे पास जमीन है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास लोग भी है काम करने के लिए, पर कौन सा बिजनेस है यही नहीं पता। चल सकता है क्या मेरा बिजनेस? कोई आइडिया ही नहीं है। जमीन तो है। कितने लोगों की एग्रीकल्चरल लैंड है आपके फैमिली में? हाउ मेनी बिलोंग टू अ फार्मर्स फैमिली? गुड। तो आपके पास जमीन है, आपके पास लेबरर्स है जो काम कर सकते हैं वहां पे, आपके पास पैसा है, पर आपके पास आइडिया नहीं है। तो क्या यह ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो सकता है? नहीं हो सकता। सो एंटरप्रेन्योर ये है जो बाकी तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ी चालना दे दे। अंडरस्टैंड? प्लीज लिखिए। Factors of production are land, labor, capital, entrepreneur. In order to make all other factors operate in harmony, harmony का मतलब क्या है? Peace. Entrepreneurship is required. आपने बोला हार्मनी का मतलब है पीस। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इन तीनों को मैनेज करेगा। लेबरर्स तो ठीक है कि उनमें पीस होना चाहिए। व्हाट अबाउट लैंड एंड कैपिटल, नॉन लिविंग थिंग्स? तो उसमें कैसे पीस होना चाहिए? लैंड शुड बी फर्टाइल इफ इट इज एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर नहीं है, मेरा बिजनेस कोई फैक्ट्री का है, तो फर्टाइल लैंड का कुछ यूज है? नहीं। लिटिगेशन फ्री होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई केसेस नहीं होने चाहिए। लिटिगेशन का मतलब क्या है? कोर्ट केसेस। लिखो जिनको नहीं पता है, लिटिगेशन डैश कोर्ट केसेस। और हार्मनी का मतलब जिनको नहीं पता है लिखना है पीस। Done? Last point. Principles are defined as techniques or systems which give one directional result which are universally applicable. जो अंडरलाइन शब्द है उनको पहले समझेंगे। टेक्निक्स और सिस्टम का मतलब क्या होता है? वेज। सिस्टम का मतलब क्या हो सकता है? सिस्टम मतलब सारे कंपोनेंट्स जो आपके पास अवेलेबल है उनको जिक्सॉ पजल की तरह टुगेदर बिठाना। दैट इज सपोज टू बी अ सिस्टम। योर बॉडी सिस्टम, द सिस्टम ऑफ द क्लास, राइट? सिस्टम ये शब्द क्या होता है? हम सब ने सुना है व्हाट इज अ सिस्टम। क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस शब्द को? व्हाट इज अ सिस्टम? व्हाट इज अ सिस्टम? व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर वर्किंग टुगेदर, दैट इज नोन एज अ सिस्टम। टेक्निक्स मतलब वेज, सिस्टम मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर। वन डायरेक्शनल रिजल्ट का क्या मतलब है?
सेम रिजल्ट। मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन है ईगल प्राइवेट लिमिटेड। क्या हर एक बंदी यहां पे बैठी हुई अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। पर क्या ऐसे हो सकता है कि सबका एक मत हो जाए? वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायरली गर्ल्स टीम, डू यू थिंक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम इस समय? सबका एक डिसीजन नहीं है, सबको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो क्या करेंगे? अगर मीटिंग हुई, मेजॉरिटी देखेंगे, राइट? सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में व्हेनेवर मीटिंग्स टेक प्लेस, ऐसे हो ही नहीं सकता कि सबका दिमाग एक ही चलेगा। ऐसे कोई तो होगा जो कुछ ऑपोजिट बोलने वाला है, राइट? सो क्या करेंगे हम इस समय? हम मेजॉरिटी डिसीजन पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाएंगे। वन डायरेक्शनल रिजल्ट समझा कि सबका दृष्टिकोण एक ही होना चाहिए। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। रशिया में जो प्रिंसिपल चल रहा है, प्रिंसिपल मतलब कोई रूल अगर होगा, क्या हम इंडिया में वो यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट? नहीं। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? इकोनॉमिक्स डिफरेंट है और कंडीशंस अलग है। इंडिया इज अ डैश कंट्री। विच कंट्री? विच कंट्री? मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकशाही। मतलब अभी इलेक्शंस आएंगे ना, आपका सबका है वोटिंग कार्ड? नहीं है अभी तक। 18 नहीं हो क्या? कितने साल के हो आप? 16, 17। ओके। Principles are defined as techniques or systems which give one directional result which are universally applicable. इस सब में से टेक्निक और सिस्टम का मतलब समझा आपको? वन डायरेक्शनल रिजल्ट का मतलब समझा आपको? यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब समझा आपको? मैनेजमेंट का डेफिनेशन बोलिए, बिना देखे, बिना देखे। ट्राइट। जो वो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, मैं आपको वो पूछूंगी और आपको मुझे बताना है। मैनेजमेंट सेट्स in accordance with, of, and helps to, for whom? For whom does the decision, for whom does the manager take decisions? किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजर डिसीजन लेता है, इसका मतलब मैनेजर ओनर है? हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है। मैनेजर और आपका शेयर होल्डर एक नहीं हो सकता? हो सकता है, राइट? मैनेजर वही है जो सारे ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों पॉइंट समझे आपको? कोई भी स्लाइटेस्ट प्रॉब्लम है स्वानंद? व्हाट प्रॉब्लम? फोर्थ पॉइंट, प्रिन्सिपल इज डिफाइंड एज टेक्निक्स और सिस्टम्स। एक पद्धत असते आपल्याला अभ्यास करायची, एक पद्धत असते की आपल्याला पार्टीला जायची, एक पद्धत असते नाश्ता करायची। वेज ऑफ इटिंग। पोहा आहे, तुम्ही स्पून घेणार आणि तुम्ही पोहा खाणार। देर इज अ सिस्टम ऑफ डुईंग दॅट, देर इज अ टेक्निक ऑफ डुईंग दॅट। तो तुला स्पोर्ट कुठला आवडतं? क्रिकेट। क्रिकेट बॉल टाकताना एक टेक्निक असते, एक सिस्टम असते, एक रिदम असतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला बॉल टाकायला लागतो, राईट? सो प्रिन्सिपल्स तेच आहे। प्रिन्सिपल्स आर द रूल्स, जो टेक्निक्स और सिस्टम्स है जो आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज करोगे। किसके लिए यूज करोगे? तो आपका जो स्ट्रैटेजिक गोल है वो अचीव करने के लिए यूज करोगे। तो इसका डेफिनेशन है, प्रिंसिपल्स आर डिफाइंड एज टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट एंड विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये लास्ट जो डेफिनेशन है वो जोर से सबको एक बार पढ़ना है। Okay, say it again. मैं पूछूंगी। मैनेजमेंट सेट्स अकॉर्डिंग टू, ऑफ द, एंड हेल्प्स टू। गुड। लास्ट, प्रिंसिपल्स आर
Principles are defined as which give and which are okay. तो हमने अभी ये रट्टा मारा, पर कब मारा? जब हमें कंसेप्ट समझा. ओके आपको थियोरी में इट इज ऑब्वियस दैट आपको वो पॉइंट्स रिमेंबर करने ही है. हेडिंग्स तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? उसके अंदर का मैटर आप आपके अनुसार लिख सकते हो, पर आप कब लिख पाओगे? जब आप समझोगे ना क्या कंसेप्ट है. ओके शैल वी मूव फॉरवर्ड? एनी प्रॉब्लम इन दिस? सबने ये लिखा हुआ है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? लिखने से पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर लिखेंगे. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है? आपने तो दोनों शब्द सुने. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या डिफरेंस है? यस एनीवन ऑनलाइन? आप बोल सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? नहीं आता? राज, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके लेट मी टेल यू. फीचर्स मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस. 2 ears, 2 eyes, 1 nose, this is your feature. Your characteristics means तुमचे गुण, क्वालिटीज, ये होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स. बताइए आपका क्या फीचर है? 2 hands. आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पेशेंस इज योर कैरेक्टरिस्टिक. यस योर कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी, स्वतःची क्वालिटी काय आहे? क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक? कामनेस. ओके सो वी ऑल हैव पीपल हु आर पेशेंट, काम, इन हार्मनी विथ ईच अदर, नेवर फाइटिंग ऑन रोड्स. ओके द फर्स्ट thing that we have written is again the definition of management and again the definition of principle. Okay, exactly in this flow you are supposed to write your answer. They've asked what is the nature of principles of management. क्या मैंने directly nature लिखना चालू किया? नहीं, उसके पहले मैंने क्या लिखा? डेफिनेशन लिखा. क्वेश्चन लिखना है और बिना देखे मैनेजमेंट का डिसीजन लिखना है. क्विक, बिना देखे सिर्फ मैनेजमेंट का डिसीजन लिखना है, बिना एक दूसरे को भी देखे आपको लिखना है. मैनेजमेंट सेट्स in accordance with of the and helps to on how overall organization will operate. What was the question? What is the nature of principles of management? Management sets strategic goals in accordance with the vision and mission of the organization and helps to make decisions on how the overall organization will operate. Speed up, sit straight. Are we done with the definition? आगे क्या लिखा है पढ़िए. Management principles are formed to guide and influence the behavior of employees to improve the efficiency of organizational resources. Guide and influence का मतलब क्या है? क्या प्रिंसिपल्स रिजिड है, यही करना है? क्या मैंने ऐसे लिखा है? What have I written? Guide and influence का क्या मतलब है? का क्या मतलब है? मेरे पास प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, मैं उनके अनुसार मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करूंगी. इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी वो प्रिंसिपल में लिखा है आई हैव टू अप्लाई इट एग्जैक्टली. इसका ये मतलब नहीं है. जो हमने देखा कि अगर रशिया में कोई प्रिंसिपल है, हम इंडिया में वही सेम रेप्लिका कॉपी नहीं कर सकते हैं. जीएसटी आया है अभी. जीएसटी का मतलब गुड्स एंड
गुड्स एंड सर्विस टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब आया? इंडिया ने तो बहुत अभी अभी रिसेंटली ये जीएसटी लाया है, इसके पहले तो आउट ऑफ इंडिया जीएसटी चलता था ना? यस। क्या हमने वो डायरेक्ट जीएसटी का पूरा मॉड्यूल उठा के हमारा एक्ट बना दिया? क्या हमने चेंजेस किए? क्या हमारे स्लैब रेट्स अलग है? क्या हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है इन केस ऑफ जीएसटी? यस। सो इट मींस इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया? 1950। किसने लिखा? इंडिया पहली कंट्री थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा? नहीं। तो क्या हमने कॉपी पेस्ट मार के पूरा छाप दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं। एग्जैक्टली सेम इज ओसीएम चैप्टर। आपके सबके हेडिंग्स सेम होने वाले, पर आपका इंटरनल मैटर डिफरेंट हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही रूल अप्लाई होता है, ऐसे नहीं है। आपके हर एक आंसर में आप आपका वेरिएशन डाल सकते हो, ओके? पर हेडिंग सेम लिखना है आपको। गाइड एंड इन्फ्लुएंस का मतलब समझा? किसको गाइड करना है मुझे? बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाट विल दीज मैनेजर्स डू? उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स है, उनके पास गोल है, उनके पास एमओए एओए सब अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग ये तुमको बताएंगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये डिपार्टमेंट है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, राइट? टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। क्या कोई मुझे रिसोर्स मैपिंग का मतलब समझा सकता है? व्हाट इज रिसोर्स मैपिंग? यस। आप अभी स्टूडेंट हो, बोलिए आपके क्या क्या रिसोर्सेज है? बुक्स, पेन्स, टेक्स्ट बुक्स, bags, calculators, what else? What else? Can resources only be tangible? क्या रिसोर्सेज सिर्फ टेंजिबल हो सकते हैं? टेंजिबल मतलब क्या? छू सकते हैं। आपके पास इंटेंजिबल रिसोर्सेज है एज अ स्टूडेंट? कौन से? टाइम और कोचिंग, ओके, द सर्विसेज दैट यू आर गेटिंग, और इंटेलिजेंस, आपका ब्रेन, आपका सुपर पावर, दैट इज योर बिगेस्ट रिसोर्स जो आपके पास अवेलेबल है। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के आपके रिसोर्सेज है ईगल प्राइवेट लिमिटेड के, आपको वो एफिशिएंटली यूज करने हैं। मतलब एफिशिएंट, इफेक्टिव, दो शब्द का अर्थ क्या है? सेम है क्या? करेक्ट। जब आप सीए बनोगे, इसका मतलब आपने इफेक्टिवली पढ़ाई की है। इसका मतलब आपने इफेक्टिवली पढ़ाई की है। मतलब क्या? आपने आपका गोल अचीव कर दिया। सिंपल। इफेक्टिव मीन्स अचीविंग योर गोल, एंड एफिशिएंट मीन्स गोल तो अचीव कर दिया, पर ऑप्टिमम रिसोर्सेस के साथ वो गोल अचीव किया है। क्या आप मुझे डिफरेंस बिटवीन मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम बता सकते हैं? आपको सीए की पढ़ाई कैसे करनी है? मिनिमम, मैक्सिमम या ऑप्टिमम? हाउ मेनी पीपल आर सेइंग मैक्सिमम? स्ट्रेट इट्स ओके, यू कैन बी राइट और रॉन्ग, एनीथिंग, स्ट्रेट अप। यस, मैक्सिमम पढ़ाई का मतलब है वर्ल्ड में पूरे जो बुक्स अवेलेबल है रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू अकाउंट्स, रिलेटेड टू कॉस्टिंग, सब लाना है आपको और उसमें से पढ़ाई करनी है। हो सकता है मैडम या एक बुक में से नहीं हो रहा है, दैट इज मैक्सिमम। मिनिमम पढ़ाई मतलब क्या करोगे आप? सिर्फ मॉड्यूल जो दिया हुआ है, दैट इज मिनिमम। ऑप्टिमम मतलब क्या? बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या? क्या आप कैसे पढ़ोगे? एक तो मॉड्यूल में से पढ़ोगे, दूसरा आपके पास जो क्लास नोट्स है उसमें से पढ़ोगे। क्या जरूरी है कि आपको हर एक क्लास में से नोट्स लाके पढ़ना है? नहीं। आपके पास मैनुअल होगी, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उसमें से आपको कंपल्सरी टेक्स्ट बुक पढ़नी है। ओके, नो मैटर व्हाट आई एम गिविंग यू दीज नोट्स। इसका यह मतलब है क्या कि आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है?
you have to read the textbook. Because जब महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम सेट करेगा, मेरे नोट्स देख के तो नहीं करेगा ना, टेक्स्ट बुक देख के पेपर बनाएगा, बराबर है? तो आपको यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक नो मैटर व्हाट, वर्ड टू वर्ड. ओके. एफिशिएंट का मतलब है, एफिशिएंट का मतलब है इफेक्टिव और एफिशिएंट. एफिशिएंट का मतलब है अचीविंग द गोल्स विद ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, एंड इफेक्टिव का मतलब है टू अचीव द गोल. ये जो डिफरेंस है ना इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये एग्जैक्ट सेम डिफरेंस है. ग्रोथ मतलब क्या? आपके गुड्स एंड सर्विसेज के नंबर बढ़ रहे हैं, दैट इज द ग्रोथ. डेवलपमेंट मतलब क्या? वो तो बढ़ रहा है बट उसके साथ मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एग्जैक्टली इनको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इफेक्टिव और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एफिशिएंट. समझे? लिखो. टॉप मार्जिन में एफिशिएंट और इफेक्टिव का डिफरेंस लिखिए. इफेक्टिव डैश, क्या बोला मैंने? इफेक्टिव का मतलब अचीविंग द गोल और एफिशिएंट मतलब अचीविंग द गोल विद ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस. मागे नाही बघायचं, मला विचारायचं काय प्रॉब्लेम असेल तर. सो अगर हम यहां बोल रहे हैं कि टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का मतलब है आपको रिसोर्सेज ऐसे यूटिलाइज करने हैं कि वो आपके लिए और आपके आने वाले एम्प्लॉइज या जनरेशन के लिए वो रहेंगे, बचेंगे. मैक्सिमम रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज नहीं करने हैं. ओके. ये हो गया ना पहला वाला लिख के, आपका फर्स्ट डेफिनेशन वाला पैरा नहीं लिखा है, प्रिंसिपल का लिखना है, लिखिए. Principles are formed to guide and influence the behavior of employees to improve the efficiency of organizational resources. क्या मैंने पूरा लाइन अंडरलाइन किया है? क्या आपको दिख रहा है? सिर्फ कोई कोई वर्ड्स है जो अंडरलाइंड है, आपको सिर्फ वही ध्यान में रखने हैं. क्या हमें डेफिनेशंस रट्टा मारना पड़ेगा? यस. क्यों? क्योंकि आपको हर एक आंसर में वो डेफिनेशन लिखना है. क्या आपको हेडिंग्स के अंदर का रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं. आपको हेडिंग्स पता होने चाहिए, पर यू शुड नो द हेडिंग्स. अभी डन? नीचे का नहीं लिखना है अभी तक, रुकिए. सिर्फ वो पहले वाला डेफिनेशन वाला हो गया सबका. एनीवन स्टिल राइटिंग? स्वानंद फास्ट. स्वानंद समजलं तुला ह्याच्या पहिलं वालं काय प्रॉब्लेम? Management sets in accordance with of the and helps to. इतने भी शब्द आए तो आप आपका बना सकते हो ना पूरा. Okay, then we start with our actual body of the answer. The nature of principles of management is as follows. पहले सुनिए फिर लिखिए. First is universal application, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. इसका मतलब क्या? हर जगह एप्लीकेबल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको उठा के वैसे ही फॉलो करना है. आप आपके अनुसार उसको मॉडिफाई, फ्लेक्सिबल बना सकते हो. क्या लिखा है? द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर. यूनिवर्सल मतलब एप्लीकेबल एवरीवेयर. मॉडिफिकेशंस कैन बी डन एज पर द नीड टू सूट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. आप जहां जाते हो, आप ट्रिप के लिए गए सपोज महाबलेश्वर, वहां पे जाके आपके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द महाबलेश्वर एटमॉस्फेयर. अगर आप गोवा में गए तो आपके अटायर चेंज होते हैं. जो आप अपने अभी ये जो पहना है आप वो नहीं पहनोगे गोवा में. ये जो अभी पहना है अगर आप कश्मीर गए आप सेम नहीं पहनोगे. राइट? इफ वी कैन हैव टू चेंज इन डिफरेंट प्लेसेस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज टू चेंज
ऑल्सो हैज टू बी फ्लेक्सिबल। आप एक ही रिजिड रूल नहीं लगा सकते हर जगह। मैंने आप सबके लिए कॉमन रूल लगाया, मैंने आप सबके लिए कॉमन रूल लगाया कि आपको कंपलसरी 8 आवर्स थ्योरी करना है। क्या सब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन में भी अकाउंट्स में ज्यादा चलता है, आपका मैथमेटिक्स में चलता है, इनका इकोनॉमिक्स में चलता है। एक कोई होगा जो 8 घंटे कर पाएगा, राइट? रूल्स तो सबके लिए सेम है, पर आपको आपके अनुसार आपका शेड्यूल या आपका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रखना है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल रन। अगर आपने आपका जो कुछ भी रूल्स है वो रिजिड रखा, आपकी जो ट्रेड साइकिल है वो फास्टर नीचे आ जाएगी। ट्रेड साइकिल क्या है? व्हाट इज अ ट्रेड साइकिल? अप्स एंड डाउन, फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस। कौन से स्टेजेस होते हैं ट्रेड साइकिल के? या पहला क्या है? इन्फ्लेशन से थोड़ी चालू होता है ट्रेड साइकिल। वो ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, करते हैं ना। पहला होता है इंट्रोडक्शन फेज। कौन सा होता है? देखिए, ये ऐसे ड्रॉ करते हैं। दिस इज सपोज टू बी योर, दिस इज सपोज टू बी योर इंट्रोडक्शन फेज। वो वहां पे देखिए, दिस इज सपोज टू बी योर इंट्रोडक्शन फेज। इसका मतलब है आपने वो प्रोडक्ट मार्केट में लाया है, प्रोडक्ट या सर्विस, दैट इज योर इंट्रोडक्शन फेज। इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा क्या फर्स्ट फेज में? नहीं, पर आपके प्रोडक्ट्स धीरे धीरे मार्केट में फैलते जाएंगे, माउथ पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, राइट? उसके बाद होगा आपका ये जो फेज है वो है ग्रोथ फेज। मतलब पैसा आना चालू हो जाएगा, प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा, ईयर ऑन ईयर आपके एम्प्लॉइज बढ़ते जाएंगे, राइट? जो टॉप में आता है वो है मैच्योरिटी फेज। आपने आपके शिखर को आप पहुंच गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अल्टीमेट एपेक्स पॉइंट तक पहुंचे हैं। इसके बाद आपका डाउनफॉल चालू होने वाला है। क्या चालू होने वाला है? डाउनफॉल चालू होने वाला है, which is coming down again. This is known as decline phase. Introduction, growth, maturity and decline. क्या मैं ये डिक्लाइन अवॉइड कर सकती हूं इन द बिजनेस? कैसे? बाय एग्जैक्टली इनोवेशन। अगर मैंने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, दिस इज इंट्रोडक्शन फेज, सबको पसंद आया, दिस विल बी माई ग्रोथ फेज। आई विल रीच टू अ पॉइंट जब स्टैटिक बन जाएगा, इसके आगे मेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट में इससे बेहतर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अगर मुझे रहना है मार्केट में तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इनोवेट करना पड़ेगा। ये वायर नहीं चाहिए, डायरेक्टली वायरलेस लगाऊंगी मैं, सो दैट आई कैन मूव अराउंड फ्रीली इन दिस केस, राइट? अगर आपने इनोवेशन नहीं किया तो आपका डिक्लाइन होके मार्केट में से प्रोडक्ट चला जाएगा। क्या आप ये ट्रेड साइकिल समझे? जब आप इकोनॉमिक्स में करोगे, आप सब सर्वे सर को बताओगे कि ये ट्रेड साइकिल हमें पता है, क्या आप आंसर्स दोगे? यस, ओके। So the first is universal application. The principles are universal in nature. Modification can be done as per the need to suit the level of management and the organization. Any problem in this? Please write it down. The first point. Yes, Pushkar, correct. It is innovation. The principles are universal in nature. Modifications can be done as per the need to suit the levels of management and the organization. Are we done? Can we go to the next point? Yes? The next point is general guidelines. Guidelines help to wisely solve the organizational problems. Wisely solve का क्या मतलब है? Solve तो हर एक प्रॉब्लम हो सकता है, पर wisely solve का क्या मतलब है? Wisely solve का क्या मतलब है? In a good way or efficient way, good,
व्हाट एल्स? टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। आपको वाइजली चूज करके ऑप्टिमम रिसोर्सेज लेके आपको आपका डिसीजन बनाना है। ओके, जनरल guidelines help to wisely solve the organizational problems. They can be flexibly applied as per the nature, size and situation of the organization. We are going to see 14 principles of management. Do you think every organization uses all the 14 principles? कुछ नहीं शकत, बराबर कि नहीं? ऑल द 14 प्रिंसिपल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन ईगल प्राइवेट लिमिटेड में लागू हो गए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इनके पास सपोज 4 एम्प्लॉइज है, आप में से 4 ही सिलेक्टेड है। क्या मैं लमसम प्रिंसिपल लगा सकती हूं? इसमें नहीं पॉसिबल है। वाई? क्योंकि यहां पे 4 ही लोग हैं। क्या मैं यहां पे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकती हूं अगर 4 ही लोग हैं तो? मतलब हर एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक बंदा और उसके नीचे कोई नहीं, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आपको ये प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबली अप्लाई करने हैं। प्लीज राइट द सेकेंड पॉइंट डाउन। गाइडलाइंस हेल्प टू वाइजली सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन में एस होता है या जेड होता है? दोनों हो सकता है क्या? हो सकते हैं। ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंस। गाइडलाइंस हेल्प टू वाइजली सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ऐसे एक भी ऑर्गेनाइजेशन है क्या जिसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं है? एक भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो कल आपके फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स बोले, रतन टाटा, इलॉन मस्क, सुधा मूर्ति, क्या इनके ऑर्गेनाइजेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना चाहिए। आप कंप्लीट जीरो कभी नहीं बना पाओगे। आपके इंडिविजुअल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट? क्या आप उसको एंटायरली नलिफाई कर सकते हो? क्या आप उसको रिस्क जीरो कर सकते हो? नहीं। पर आप रिस्क मिटिगेट कर सकते हो, मतलब रिस्क रिड्यूस कर सकते हो। समझे क्या? कल मैंने आपको स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस के बारे में बोला था ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आर वी डन विद दिस? यस। नेक्स्ट इज फर्स्ट अंडरस्टँड देन राइट। झालं ना मागचं सगळ्यांचं? प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। क्या एक ही दिन में प्रिंसिपल या रूल बन सकता है? नहीं। मुझे समझना चाहिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, इनके क्या रिक्वायरमेंट्स है। हर एक प्रॉब्लम में से एक नया रूल निकलता है, हर एक प्रॉब्लम में से एक नया सोल्यूशन निकलता है, और वो सोल्यूशन मैं हर जगह यूज कर सकती हूं। इनकम टैक्स एक्ट, पूरा एक्ट बना था 1961 में, पर धीरूभाई अंबानी जी के कारण ये जो एक्ट है वो इतने बार अमेंड हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लूप होल्स ऑलरेडी वो एक्ट में निकाले थे। लूप होल्स निकाल के क्या किया उन्होंने? अपना पैसा बनाया, राइट? उन्होंने एक्ट का सहारा लेके लूप होल्स निकाल के, व्हाट इज लूप होल्स? फ्लॉज इन द एक्ट, वो निकाले, वो ढूंढे और उसमें से प्रॉफिट कमाया, क्योंकि वो एक्ट में कवर्ड ही नहीं था। बराबर है? ओके, सो यही सारे आप बोल सकते हो क्या वो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में बना एग्जैक्टली रिजिड वही आज अप्लाई हो सकता है? नो। व्हाई? सिनेरियोज हैव चेंज। आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा बढ़ गया है। किसके पास क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है? ओके। आपके पास पैन कार्ड नहीं है? नहीं है, है। ओके, है। पैन कार्ड मतलब कितने डिजिट का होता है? 10। अल्फा न्यूमरिक है या सिर्फ अल्फाबेट्स है? अल्फा न्यूमरिक है, मतलब अल्फाबेट्स है उसमें। आधार में कितने नंबर्स है? आधार तो सबके पास होगा, 12 नंबर्स है। जीएसटी में कितने नंबर्स है? 15। कितने नंबर्स है? 15।
यू नीड टू नो दिस। क्यों? क्योंकि आपको वो आने वाला है कभी। तो लिखो टॉप मार्जिन में पैन डैश 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। जिसको फुल फॉर्म पता नहीं है उन्होंने लिखना है पैन का मतलब, पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। कितने डिजिट है? 10। आधार में कितने डिजिट है? 12। जीएसटी में कितने डिजिट है? 15। लिखो। आप बोलोगे इसका मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं है, पर है। वी विल अंडरस्टैंड दैट लेटर ऑन। ओके, यस, जीएसटी इज ऑल्सो अल्फा न्यूमेरिक। 27 इज अ स्टेट कोड, महाराष्ट्र। आपको जीएसटी है, आपने किया है ऑलरेडी जीएसटी? बताइए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का डिफरेंस। सेंट्रल है सी, जी है स्टेट, आई है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या है? इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, एंड इंटर स्टेट मतलब दो अलग स्टेट्स। ओके, principles are formed by practice and experiments. Systematic observations and experiments are conducted to develop these principles. After practicing them in the organization, मैं ये जो सारे प्रिंसिपल्स है वो लेके मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करके उसका क्या इंपैक्ट होता है देख के फिर मैं अप्लाई करूंगी। क्लियर? प्लीज राइट इट डाउन। सिर्फ थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, केवल थर्ड पॉइंट। आपने जीएसटी कहां किया है? 11th में? 10th स्टैंडर्ड? ओके, 11 वो तो जीएसटी के बारे में सिर्फ एक ही पेज था आपके 11th के बुक में, बेसिक था। आपको अभी जब सीए करिकुलम स्टार्ट होगा उसमें है जीएसटी। आपको क्या लगता है सबको जीएसटी आने से देश का भला हुआ है या बुरा हुआ है? भला हुआ है। कैसे? पहले बहुत टैक्सेस थे, अभी कम टैक्सेस है। व्हाट एल्स? टैक्स इन्वेजन कम हुआ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा है आधार पैन लिंक करो, आधार मोबाइल लिंक करो। पहले क्या होता था, जब क्लाइंट्स मेरे पास आते थे तो मुझे उनसे पूछना पड़ता था, अरे अजून कुठला अकाउंट आहे का, अजून बैंक अकाउंट आहे का, काही इन्वेस्टमेंट केली का, काही डिविडेंड मिळालंय का? आई हैड टू आस्क देम बिफोर। नाउ टीआईएस एंड एआईएस, ये जो स्टेटमेंट्स है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे मुझे डायरेक्टली दिखते हैं। अब जब क्लाइंट आता है मैं उनसे बोलती हूं ये आपके ट्रांजैक्शंस है, प्रूफ दिखाइए। ओके, सो इमेजिन कि इमेंस अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी हैज कम इन द कंट्री। ओके, पर क्या ये एक्ट अभी स्टेबल है? क्या जीएसटी एक्ट स्टेबल है? स्टेबल है मतलब इसमें कोई अभी अमेंडमेंट्स नहीं होंगे, ये मैच्योरिटी फेज पे आ गया है, ऐसे है नहीं। इट इज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड। जैसे धीरूभाई अंबानी जी के वजह से इतने बार इनकम टैक्स एक्ट चेंज होके अभी स्टेबलाइज हुआ है, वैसे ही रोज जीएसटी में नए नए लूप होल्स निकलने वाले हैं और भी आगे भी, एंड बहुत सारे अमेंडमेंट्स आने वाले हैं। अमेंडमेंट्स में सिंगल एम होता है या डबल एम होता है? डबल एम या सिंगल एम? सिंगल एम। अमेंडमेंट लिख के देखो एक बार स्पेलिंग, सिंगल है या डबल है? सिंगल है। हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। अरे 10 बार उन्होंने वही बोला है। क्या बोला है अभी? फ्लेक्सिबिलिटी। इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस और सिनेरियोज। कोई प्रॉब्लम है इस फोर्थ पॉइंट में आपको? फ्लेक्सिबिलिटी में सिर्फ फोर्थ लिखना है। नम्रता, सोहम, आदित्य, करेक्ट। ओनली द फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का ऑपोजिट क्या है? एंटोनिम, रिजिड। डायनामिक का ऑपोजिट क्या है? स्टैटिक। चेंजिंग
का ऑपोजिट क्या है? स्टेबल. Flexibility principles can be changed according to the changing scenarios or situations in the organization. Are we done? Next, behavioral in nature. Management is a group activity. मैं अकेला ही सब कुछ कर पाऊंगा क्या? I will do it but only up to a certain stage. You go to a grocery shop. किराणा मालाच्या दुकानावरती जा, तिकडे पण हेल्प करायला फॅमिली मेंबर्स असतात. एकटाच माणूस सगळंच करू शकतो का? घरचं बाहेरचं सेल करणं, मार्केटिंग करणं, परचेस करणं, प्रोक्युअरमेंट करणं सगळंच एकच माणूस करू शकतो का? शेतीवरती सगळंच एकच माणूस करू शकतो का? लागती ना मदत. मग असंच फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगने वाली है सभी एम्प्लॉइज, सभी मैनेजर्स, सभी शेयर होल्डर्स, सभी थर्ड पार्टीज की जरूरत. क्या मैं ऐसे बोल सकती हूं मेरा ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ सफिशिएंट है, मुझे थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है, मुझे क्रेडिटर्स की जरूरत ही नहीं है, मुझे लोन की जरूरत ही नहीं है? इनिशियली आपको लोन की जरूरत मे बी नहीं पड़ेगी, बट लोन लेना बुरी बात है क्या बिजनेस के लिए? नहीं. क्यों? एक्सपेंशन के लिए. और क्यों लग सकता है लोन, या क्यों इंपॉर्टेंट है लोन लेना इन द बिजनेस? R&D के लिए. और जब आप आपके जेब में से पैसा डालते हो बिजनेस के लिए, आप आपका पर्सनल सेविंग्स भी कभी कभी उसमें डाल देते हो. आपको कुछ अंदाजा ही नहीं रहता है कि आप कितना खर्चा करते जाते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. पर अगर मैंने रात से पैसे लिए हुए हैं तो मैं थोड़ा दिमाग लगा के ही वो खर्च करूंगी, क्योंकि मुझे जितना पैसा उसका यूटिलाइज किया है उसको इंटरेस्ट देना है. राइट? जब मेरे हेड पे मेरे पास एक बर्डन है कि आई हैव टू पे बैक अ सर्टेन लायबिलिटी, आई हैव टू पे बैक अ सर्टेन डेट, तभी मैं ज्यादा बेहतर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लूंगी. ओके, सो दैट इज व्हाई डेट और इक्विटी का कंपोनेंट या मिक्स होना इंपॉर्टेंट है एट सर्टेन स्टेज ऑफ योर बिजनेस. आई एम श्योर कि आप सब ने कभी तो एक बार सोचा होगा, अरे सीए बनने के बाद मैं और एक मेरा धंधा और एक मेरा बिझनेस चालू करना चाहता हूं. सबके दिमाग में कोई ना कोई आयडिया होगा की मला माझं अस्तित्व या समाजामध्ये पाहिजे आणि मला माझं काहीतरी नवीन चालू करायचंय. सबने सोचा है ना? एक बार तो भी सोचा होगा की हा बिझनेस आयडिया माझ्याकडे आहे, वर्क झाला तर आपण बघूया. एकटं करू शकाल तुम्ही? You will need a team, you will need a group activity. Write down fifth point. Management is a group activity of achieving organizational goals through controlled actions. Controlled actions मतलब क्या? मैं हे वायर कुछ भी कर सकती हूँ क्या? आज मैंने आपसे कहा, आज मैंने OCM सिखाया, कल मैंने इको सिखाया, डे आफ्टर टुमारो इफ आई टीच अकाउंट्स, ऐसे चल सकता है क्या आपको? नहीं. It has to be controlled actions. If I say that you have to write 10 assignments today itself, is it possible? Nahi. These principles influence human beings. Do you know because of what is AI? What is BI? BI. AI, BI. AI म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. BI म्हणजे काय असेल? गेस तर मारा. बिजनेस इंटेलिजेंस. वेरी गुड. नहीं पता है फुल फॉर्म लिख के रखो, BI- बिजनेस इंटेलिजेंस. स्पेलिंग्स पे बेटा ध्यान देना है. स्पेलिंग्स नहीं आते हैं आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड के, नोटबुक के पीछे जाना है, पूरा कॉलम वो स्पेलिंग आपको लिखना है. देयर इज गोइंग टू बी अ डे व्हेन आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स, सो बिवेयर. Are we done with the fifth point? Any problem in the first points? What is management समझा आपको? पूरा स्ट्रेटेजिक गोल होना चाहिए, विजन मिशन होना चाहिए, डिसीजंस होने चाहिए, रिक्वायर्ड एवरीवेयर. समझा? बिना बात किए एक बार मेरी तरफ देखो और सुनो. लास्ट 1 मिनट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, समझा? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर, बिकॉज ही इज गोइंग टू गाइड एवरीथिंग. सिर्फ जमीन तो उठ के अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती है.
नेक्स्ट इज व्हाट इज मैनेजमेंट, उसमें हमने पहले डेफिनेशन लिखा हुआ समझा. नेक्स्ट वी रोट, इधर गया, हाँ, नेक्स्ट वी रोट हाउ प्रिंसिपल्स गाइड एंड इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉइज, ये हमने देखा. फिर हमने नेचर चालू किया, जिसमें पहले हमने लिखा यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब है हर जगह लागू है. आप ये नहीं बोल सकते कि ये रूल मेरे लिए मतलब का ही नहीं है, मैं कोई भी प्रिंसिपल नहीं यूज करूंगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. यू यूज द प्रिंसिपल बट चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वी रोट जनरल गाइडलाइंस, रिजिड नहीं है ये, आप आपके अनुसार फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट वी रोट दैट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. ट्रायल एंड एरर मेथड करके ही आपको पता चलेगा व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. जैसे आप पढ़ाई के वक्त करते हो, आज मी 2 तास अकाउंट्स करून बघतो, उद्या मी 2 तास मॅथमॅटिक्स करून बघतो आणि बघू तरी ते माझं टाइम टेबल सेट होतंय का नाही, राइट. दैट इज द एग्जैक्ट स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Next we saw flexibility, it can be changed according to your needs. And last we saw behavioral in nature. Matlab management is all about managing a group, managing humans along with the land, labor, capital. Tomorrow we are going to continue with this answer and the next question. Any problem? Thank you so much. Tomorrow means next working day, Friday. See you.